नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बलरामपुर में सामने आए एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की एटीएस रिमांड मिली है। आज से 16 जुलाई तक दोनों एटीएस की कस्टडी में रहेंगे। यूपी एटीएस को कोर्ट से ये रिमांड मंजूर हुई, जिससे अब एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है। छांगुर बाबा और नीतू को शनिवार को लखनऊ के एक होटल स्टार रूम से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बाबा की बलरामपुर स्थित कोठी पर बुलडोजर चला। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज किए हैं। एटीएस दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे और नागपुर भी लेकर जा सकती है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर आज भी कार्रवाई होगी। अब तक तकरीबन 80% अवैध निर्माण गिराया गया। आज सुबह 10 बजे से ये काम फिर शुरू होगा। बुलडोजर एक्शन फिर शुरू होगा। जलालुद्दीन की अवैध संपत्तियों के बारे में भी खुलासा हुआ है। धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग की जानकारी आई है। अलग अलग बैंक खातों से पैसे आए और अलग अलग बैंक खातों में पैसे आए। छांगुर बाबा ने बलरामपुर में कोठी से लेकर कई संपत्तियां खड़ी की। जलालुद्दीन के नाम से दर्ज या जुड़े 2 आलीशान शोरूम बलरामपुर में सामने आए। इसमें से एक बस स्टेशन के पास और दूसरा एक ब्यूटी पार्लर के रूप में रजिस्टर्ड है। इनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर जारी है। यूपी पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको एनकाउंटर की ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हापुड़ के थाना कपूरपुर में एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश हसीब और मिराजुद्दीन गोली लगने से जख्मी हुए। झांसी के बरुआ सागर पुलिस और स्वाट टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए। वहीं मथुरा में एनकाउंटर में रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो एक्ट में वांछित था वो। मुठभेड़ में गोली लगने से रिजवान घायल हुआ। रिजवान पर 6 साल की मासूम से रेप का आरोप है। इधर बिजनौर से खबर, जहां प्राथमिक कंपोजिट स्कूल के इंचार्ज पर छात्रों से टॉयलेट की सफाई कराने का आरोप लगा। छात्रों से धर्म के आधार पर भी भेदभाव के आरोप लगे हैं। स्कूल इंचार्ज आयशा खातून के खिलाफ शिक्षा मित्र ने तहरीर दी। थाना चांदपुर के पतियापाड़ा कंपोजिट स्कूल का मामला है। बच्चों की शौचालय की धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए है मेरे पास। क्या पुलिस ने शिकायत कर दी आपने इस बात की? मैंने आज जब मैं अपने विभाग में सूचना देने के बाद मेरे लिए कोई राहत नहीं मिली, तो मुझे मजबूर होकर मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अच्छा, जिस तरह से आपने शिकायत बताई कि ये बदतमीजी करती है और हिंदू बच्चों का एडमिशन नहीं लेती, इससे पहले आपने कोई विभागीय शिकायत की है इनके? इससे पहले 2022 में भी मैंने SC बच्चों के लिए लेकर मैंने करी है। मीडिया से मुझे भी इस प्रकरण के बारे में पता लगा था, तो मैं आज वहाँ पे गया भी था उस विद्यालय में। तो वहाँ की एक शिक्षा मित्र है नुसरत जहाँ, उन्होंने अपने हेड टीचर हैं जो वहाँ पे आयशा खातून, उन पर आरोप लगाया था कि ये हमें प्रताड़ित करती है, बच्चों से साफ सफाई करवाती है। वहाँ पर आयशा खातून जो वहाँ की इंचार्ज अध्यापक हैं वो उपस्थित थी। उस विद्यालय का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। परिसर चूँकि काफ़ी बड़ा है, साफ सफाई की तो समस्या आती है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आ रही हैं और फिर लैंडस्लाइड हुआ रुद्रप्रयाग में, जहां पर पेड़ पौधों के साथ पहाड़ी से मलबा जमीन पर आ गिरा। सड़क जिसकी वजह से बाधित हो गई। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। बोल्डर्स हटाए जा रहे हैं।
और यूपी के सियासत में एक बार फिर जेपी एनआईसी पर घमासान शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उधर अखिलेश ने योगी सरकार पर जेपी एनआईसी को लेकर साजिश का आरोप लगाया। इस सियासी जंग पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। योगी सरकार ने हाल ही में जेपीएनआईसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने का बड़ा फैसला लिया और अब सीएम योगी ने जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लूट करने वाले आज उपदेश दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। लखनऊ में है एक जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जेपी, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। देश के अंदर मूल्यपरक राजनीति के लिए जाने जाते थे। राजनीति में जिन्होंने मूल्य और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सर्वे जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पलटवार करते हुए जेपीएनआईसी को बेचने की साजिश का आरोप लगाया था। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। जेपीएनआईसी एसपी सरकार में अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसकी निर्माण प्रक्रिया रुक गई और अब ये प्रोजेक्ट सियासत का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर जालौन जिले से, जहां सिपाही ने कार से स्कूटी में टक्कर मारी। पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहे भाई बहन ने जब इसका विरोध किया तो सिपाही ने युवक को जमीन पर पटक कर पीटना शुरू किया। बहन के सामने उसके भाई की पिटाई की गई और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आरोपी सिपाही जिला कोर्ट में तैनात बताया जा रहा है। पीड़ित भाई बहन ने पूरे मामले की शिकायत एसपी जालौन से की है। उधर कुशीनगर में प्रेमी युगल हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपों के मुताबिक प्रेम संबंध के चलते युवती के परिजनों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और दोनों के शव को पेड़ से लटका दिया था ताकि आत्महत्या का मामला लगे। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया है। इन दोनों का आपसी संबंध चलता रहा और दिनांक 30 जून की रात में एक शादी समारोह में ये दोनों आपस में बातचीत करते एवं मित्रता दिखाते हुए पाए गए। तो लड़की का जो चचेरा भाई सिकंदर है उसने इस पर आपत्ति जाहिर की और दूसरे दिन इस सारी घटना को लड़की के पिता एवं उसकी भाभी और सिकंदर इन सबको बताया गया। तो फिर इन घर वालों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी और फिर इसके पश्चात जो राहुल निषाद है उसको बैला फुसला कर गाँव के बाहर एक बगीचे में बुलाकर उसकी भी हत्या कर दी और दोनों को, लड़का और लड़की के दोनों को शव एक पेड़ से रस्सी से टांग दिए। पीलीभीत से एक प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां दुर्घटना होने के बाद एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर उसका इलाज करते रहे और उनसे लाखों का बिल वसूला गया। पीलीभीत के कोहनिया रेलवे क्रॉसिंग के पास
ये निजी अस्पताल है जिसके बाहर एक शव के साथ परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक युवक के परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 3 दिन पहले मरीज विष्णु को गंभीर हालत में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो सड़क हादसे का शिकार हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टरों ने परिजनों से ऑपरेशन होने की बात कही। परिजनों ने विष्णु को दिखाने की बात कही तो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद इलाज के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए वसूल लिए। विष्णु के भाई राजेंद्र के मुताबिक डॉक्टर मरीज को सिर्फ दूर से दिखाते थे और दवाइयां ऑपरेशन थिएटर में भेजते रहे। जब मंगलवार को परिजनों ने जबरन देखने की कोशिश की तब जाकर सच्चाई सामने आई। उन्होंने दावा किया है कि विष्णु की मौत पहले ही हो चुकी थी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर उसके इलाज का नाटक कर रहे थे। इन्हें एडमिट किया तो हमसे 30,000 रुपये लिए सर। बाद में इन्हें कहीं ऑपरेशन करेंगे, कहीं 1 लाख रुपये दिए सर। हम अपने खड़े पे जमीन डाले आए सर, वो बिकी हुई है, खड़े पे डाली वो बिकी हुई सर। मगर आज तीसरा दिन है, हमें देखने नहीं दिया सर। हमने कही एक बार हम अपने भाई की नब्ज पकड़ के देख ले, हम बड़े भाई हैं, मगर इन्हें एक बार भी नहीं देखने दिया सर। फिर इन्हें कही हम तुम्हारा रिफर कर रहे हैं बरेली के लिए। तुमको क्या लगता है कि 3 दिन से देखने नहीं दिया? हमें तो ये लगता है सर, हमें आज दूसरा तीसरा दिन है, पहले इस बार हो चुके थे, इसीलिए तो नहीं देखने दिया सर। मृतक के भाई का आरोप है कि डॉक्टर ने हंगामे के बाद भी विष्णु को जिंदा बताकर बरेली रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी थी। एम्बुलेंस तक बुला ली गई थी, लेकिन जब परिजनों ने विरोध तेज किया तो डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक के परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत से सैयद परवेज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस से गुजरने वाले लोगों को अब जाम से जल्द ही निजात मिलने वाली है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव अपनी सहमति जता दी है। साथ ही नोएडा एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने और उसे वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी भी चल रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे से हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल ऑप्शनल एक्सप्रेसवे बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे कालिंदी कुंज से सेक्टर 94 पुस्ता रोड होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। 27 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसके लिए सांसद महेश शर्मा ने नितिन गडकरी के सामने प्रस्ताव रखा था, जिस पर गडकरी ने सहमति जता दी है। NHAI के जितने रोड बन रहे हैं, अभी 1,20,000 करोड़ रुपए के काम हम दिल्ली NCR में और दिल्ली में कर रहे हैं। 60,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए और आज महेश जी ने बताया जो जो सुझाव दिए उसका भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 40-50 हजार करोड़ तो हम यूं लगा देंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोजाना 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरते हैं, जिससे रोजाना पीक आवर्स में जाम लगता है। खास तौर पर सेक्टर 15 फिल्म सिटी कट और महामाया फ्लाईओवर के पास जाम की स्थिति रहती है। अब नया एक्सप्रेसवे बनने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही NHAI दिल्ली NCR में 1,20,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं। जो हमारा नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, ये इस पर ट्रैफिक जाम इतना होने लग गया है सेक्टर 15A के सामने। जो विषय हमने माननीय मंत्री जी के सामने रखा कि यमुना पुश्ते पर एक पैरेलल रोड को NHAI ले, तो उन्होंने कहा कि अगर सिंचाई विभाग इसकी अनुमति देता है तो हम इसको तुरंत बना देंगे, जल्दी से जल्दी बना। दूसरा विषय था दनकौर पर जो क्लोवर लीफ ईस्टर्न पेरिफेरल के साथ बननी थी, वो बहुत डिले हो रही है, तो उन्होंने कहा 1 महीने में इस पर काम पर शुरू हो जाएगा। और तीसरा विषय था कि जो क्लोवर लीफ इन्होंने वहाँ जेवर के पास बनाई है इंटरसेक्शन, वो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है, एशिया का सबसे बड़ा। तो मैं समझता हूँ उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेकोरेशन किया जाए ताकि लोग याद करें। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को खूबसूरत बनाने और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए 8 लूप बनकर तैयार हैं
और चारों ओर ग्रीन एरिया विकसित किया जा रहा है, जिसका नितिन गडकरी ने निरीक्षण भी किया। मेरे ठीक पीछे आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये रास्ता सीधे दिल्ली वल्लभगढ़ की ओर जा रहा है और ये 31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यानी यहाँ से एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी होगी। आप दिल्ली डीएनडी से सीधे मुंबई एक्सप्रेसवे को चढ़ेंगे और वहाँ से वल्लभगढ़ की ओर होते हुए सीधे एयरपोर्ट जा सकेंगे। माना जा रहा है नवंबर तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा और उसके संचालन के साथ ये 8 लूप और जो एक्सप्रेसवे 31 किलोमीटर का है ये भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। इधर यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर बड़ा फैसला आया। एजुकेटर भर्ती के लिए बजट की मंजूरी है। 30 सितंबर तक सभी जिलों में भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। जेम पोर्टल के जरिए भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। एजुकेटर की तैनाती बीएसए स्तर से होगी। बाल वाटिकाओं के लिए 8,800 एजुकेटर रखे जाएंगे। विलय से खाली हुए कैंपस में चलेंगी ये बाल वाटिकाएं। नितिका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, एक बड़ा फैसला लिया गया था जहां पर एजुकेटर रखे जाने की बात हो रही थी। उन बच्चों को पहले ही तैयार किया जाएगा स्कूल के लिए जो अभी स्कूल नहीं जा सकते, यानी कि नर्सरी और प्ले स्कूल एज के बच्चों के लिए ये व्यवस्था होगी। अब जब ये ऐलान हो गया है कि 30 सितंबर तक भर्तियां ले लेनी है, किस प्रोसेस के तहत भर्ती होगी, कैसे होगी? देखिए, यूपी में प्राइमरी स्कूल्स में मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी। मर्जर के बाद जो कैंपस खाली हो रहे हैं उनमें बाल वाटिका के रूप में उनको डेवलप किया जा रहा था, जिसके तहत जो 3 से 6 साल के छोटे बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। इन बच्चों की औपचारिक स्कूलिंग से पहले इनको फर्स्ट क्लास के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर्स रखे जाएंगे। ये स्पेशलाइज्ड ट्रेंड होंगे जिनका सिर्फ फोकस छोटे बच्चों पर होगा। इससे पहले आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और स्कूल के शिक्षक ये काम संभालते थे, लेकिन अब इसके लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेटर रखे जाएंगे। ये 11 महीने की संविदा पर रखे जाएंगे। 10,313 रुपए हर महीने इनको मानदेय मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी तय कर ली गई है और डीएम की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनेगी जो कि इनका सिलेक्शन करेगी। इसके जो एजुकेटर्स सेलेक्ट होंगे वो बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देंगे। निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक चाइल्ड प्रोफाइल तैयार की जाएगी। उनके पेरेंट्स से लगातार संवाद किया जाएगा कि वो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं और कुल मिलाकर बच्चों की जो शुरुआती पढ़ाई होगी उसमें कोई आगे दिक्कत ना आए, ये उनको ध्यान दे रहा होगा। इसके तहत अब ये जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये चाइल्डहुड एजुकेटर, ठीक है, तो ऐलान किया गया और अब बहुत जल्द इस ऐलान को अमली जामा भी पहनाया जाएगा, धरातल पर लाया जाएगा और ये तारीख सामने आ गई है कि 30 सितंबर तक सभी जिलों में भर्ती के आदेश दिए गए हैं। ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। 8,800 जो एजुकेटर होंगे उनकी तैनाती हो जाएगी। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए नितिका। तो एक बड़ा फैसला और अच्छा फैसला सरकार का। अब धरातल पर इसे कैसे उतारा जाता है उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आज गुरु पूर्णिमा है और इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में अपने गुरुओं की पूजा की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सुबह गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, अपने गुरुओं की पूजा की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही आरती उतारते नजर आए। गुरु अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत फरियादियों से मिल रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले महिलाओं से मुलाकात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं मुख्यमंत्री। तो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की ये तस्वीरें। गोरखपुर में सीएम मौजूद हैं। इधर उन्नाव में पति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी प्रेमी का दोस्त अभी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है।
7 जुलाई को थाना अचलगंज में पति की हत्या हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।